नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक अटपटे टाइम पर तो हैं, लेकिन इस प्रयास में कि आपकी क्लास हो पाए, क्योंकि असल में कल हमने कोशिश करके देखी तो हमें लगा कि क्लास में बहुत देर तक विराजमान रहने के बाद भी हम अपनी क्लास नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने आज थोड़ा सा और टाइमिंग लिया है और इस टाइमिंग पर आपकी क्लास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो होपफुली आप सभी लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से विजिबल ऑडिबल सब तरीके से सुनाई और दिखाई दे रहा होगा और आज के सेशन में आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अपनी पाठशाला पर हमारे द्वारा आप लोगों की वर्ल्ड मैपिंग कराई जा रही है। वर्ल्ड मैपिंग में हमने शुरुआती चर्चा थोड़े बहुत कॉन्टिनेंट्स की थी, उम्मीद है आप लोगों को याद रहा होगा। कल भी जो लोग मेरे साथ में रात को प्रेजेंट थे, मैं तो रात को 9 से 10 बजे तक लाइव ही था, लेकिन इंटरनेट हमारे साथ जो मजाक खेल रहा है। किसी दिन हम अपना शायद वो वीडियो बना के डालेंगे आपको कि हमने कितने डब्बे लगा रखे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है। ये 4G से 5G का जो काम चल रहा है और जिस शहर में मैं हूं शायद वो 4-5G के लिए छोटा शहर है, इसलिए वो इतना प्राथमिकता से उसे ले नहीं रहे हैं। इस कारण से इंटरनेट में हमारे ग्लिचेस आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम फिलहाल आपके साथ में पुनः उपस्थित हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये जानकारी पहुंचाने में कामयाब हो। जिद हमारी है कि आप तक जानकारी समय पर पहुंचे। मेरे साथ में मेरे साथी नवीन, दीपांशी, अनिमेश, साहिल, नीरज, चंदन, आयुष, दिनेश सभी साथी उपस्थित हैं। आइए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि किस प्रकार से दुनिया भर के अंदर हम लोगों ने जाने थे कि कॉन्टिनेंट्स कैसे कैसे हैं। कॉन्टिनेंट्स आप लोग जान चुके हैं। कॉन्टिनेंट क्या है तो असल मायने में अगर हम ज्योग्राफी की थोड़ी बुनियादी बात करें तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना है कि अर्थ जो है वो 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनी है, जिसको हमने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो। हमने कहा है कि जो धरती है ना वो कुछ इस तरह से है। क्या अर्थ की एक सरफेस है, उस सरफेस पर स्थित है क्रस्ट, उसके मध्य भाग में स्थित है मेंटल और उसके सबसे आंतरिक भाग में स्थित है कोर। ये था क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस प्रकार से हमने अर्थ को 3 भागों में पढ़ा है। हमारी जो पुरानी ज्योग्राफी क्लासेस हैं उनमें भी आप लोग इस बारे में कई बार जान चुके हैं। अब ये जो क्रस्ट है जिस पर आप और हम निवास करते हैं, इस क्रस्ट पर जिस पर की भूभाग हमें जो विजिबल होता है, ये क्रस्ट 2 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है भाई? क्रस्ट मिलकर बना होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से और ओशियनिक क्रस्ट से। अर्थात अर्थ का या पृथ्वी का जो पृथ्वी जैसा गोला हम लोग अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं कि अर्थ गोल है, उस गोले का जो बाहर से हमें हिस्सा दिखता है वो हिस्सा असल मायने में 2 प्रकार का है। एक जिस पर कि पानी नहीं है और एक जिस पर पानी है। यानी अर्थ का सबसे बाहरी आवरण 2 प्रकार का है, या तो बिना पानी वाला जिसे आप कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, या पानी वाला जिसे आप ओशन कह रहे हैं। ठीक, कॉन्टिनेंट जो है इस अर्थ पर वो सब एक साथ नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह विभक्त हैं। यही तो कारण है कि हमने इन कॉन्टिनेंट्स को 7 भागों में पढ़ा। अर्थात दुनिया के अंदर वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ नहीं है उसे हमने फर्दर 7 कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया। उनमें एशिया था, अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका था, अंटार्कटिका था, ऑस्ट्रेलिया था, यूरोप था। हमने ये चीज जान ली, अच्छी बात है। लेकिन अब जहां बात आती है ओशियनिक क्रस्ट की, तो हम वहां पर दुनिया के 5 ओशन की चर्चा भी करते हैं। वो ओशन कौन से है, आज के सेशन में हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। ओशन की खासियत क्या है? जिस प्रकार से सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, उसके उलट इस दुनिया के सभी ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं। इसका मतलब क्रस्ट 2 भागों से मिलकर बनी थी, कॉन्टिनेंट और ओशन। उस कॉन्टिनेंट में तो 7 भाग थे, लेकिन ओशन के अंदर जो भाग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। कौन से ओशन है? एक ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन, एक का नाम है अटलांटिक ओशन, एक का नाम है इंडियन ओशन, एक का नाम है आर्कटिक ओशन और एक का नाम है सदर्न ओशन। कुल मिलाकर के ये 5 बड़े ऐसे ओशन हैं जो अर्थ पर पूरे अर्थ को कवर करके चल रहे हैं। लेकिन बाद में यही सेशन आप दोबारा देखेंगे तब ये रिकॉर्डेड होगा। तो ये आंसर अभी के लिए लाइव का है ना, और उससे मेरे हिसाब से आपको ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लाइव है या रिकॉर्डेड है इस बात से। कारण क्या है, आप इसी कंटेंट को दोबारा भी देखेंगे, 4 बार भी देखेंगे और मुझे ऐसा ही बोलता पाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, आगे की बात सुनते हैं। जीतू शर्मा बीच में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर आपका कोर्स लेने के बाद एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी जरूरी है क्या? 100% जरूरी है। मेरा कोई भी कंटेंट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किताबों को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, मेरा काम उन किताबों से उस कंटेंट को निकालकर सुंदर प्रस्तुति के साथ समझने वाली भाषा में आपको देना है। मैं किताबों से ऊपर ज्ञानी नहीं हूं और आपकी किताब पढ़ने की आदत छुड़ाने की मैंने सोची भी नहीं है। भले मैं खूब अच्छे से ये कह सकूं कि मेरा कंटेंट परीक्षा में पूछे जाने वाले कंटेंट का 90% से ज्यादा कवर करेगा, और अगर मैं ये बोलूं कि 7% कवर करेगा तो मुझ में रावण कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, अहंकार कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। 90% आराम से मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में से प्रत्येक परीक्षा में कवर होता है। लेकिन आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब कई बार आपको उन बातों को भी बताती है जो आपके लिए नई थी। हम लोगों के लिए तो वो बात पुरानी है, हम लोगों के हिसाब से तो आपको आनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं आती तो आपके लिए वो बात जरूरी जानकारी किताब देती है ना। इसीलिए कहते हैं कि किताब जो है वो आपकी प्रॉपर मित्र होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आराधना लिख रही है सर सबके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे। आराधना तुम्हें तुम्हारा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उतने पर फोकस कर लो, क्या दिक्कत है? अनूप लिख रहे हैं मेरे एक सवाल का सॉल्यूशन कर दो। बेटा आपके सवाल का सॉल्यूशन कर देंगे। इवन आपके सवाल के सॉल्यूशन के लिए ही मैंने कहा था कि एक टीचर हम नियुक्त करेंगे। और बताइए नवीन सोनी सर, कल कौन सी टाइम लगेगी क्लास? नाइट के टाइम ही लगेगी, लेकिन आज क्या मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग आ रही थी क्या कि मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। तो मैं क्लास नहीं ले पाया कल, हालांकि मैं 1 घंटे तक था। अगर आप लोग लाइव रहे होंगे तो मैं देखा होगा वीडियो बफर कर रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा था ताकि आप तो हमारी आवाज अटक अटक के ना पहुंचे। तो फिर मेरे अंदर ये था कि मैंने नहीं यार बच्चों को एक क्लास देनी थी, वो नहीं दे पाया, तो मैं इस चक्कर में आपके सामने प्रेजेंट हुआ। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, अभी जो पढ़ा रहा हूं इसके लिए कौन सी किताब लेनी है? तो इसके लिए आपको मैप की किताब लेनी है। ओरिएंट, ब्लैक स्वैन और ऑक्सफोर्ड, इन नाम से 2 किताबें आती हैं अलग अलग। आप मैपिंग के लिए उन किताबों को ले लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अपन लोगों के लिए वो किताब ले आना ताकि बच्चों को उसमें दिखा सकूं, है ना। ओरिएंट, ब्लैक स्वैन और ऑक्सफोर्ड। चलिए, तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ये 5 प्रकार के महासागर आपको जानने हैं। ठीक है, अब इनको हम मैप के ऊपर देख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे हमने पूरी अर्थ को गोले के रूप में जाना, उसमें हमने कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जाना। अब उसके अलावा जो बच गया उनके बारे में भी जान लेते हैं। जरा विचार करिए, अर्थ पर अभी तक हमने ये याद तो कर लिया था कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। अगर आप ये बात जान चुके हैं तो इसको ध्यान से देखें तो सबसे वेस्टर्न साइड आपको एक ओशन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। इसी को आप प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्याप्त है। ऐसी स्थिति में महासागरों को उत्तर और दक्षिण में बांटकर पढ़ा जाता है। मतलब अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के कंपैरिजन में जो महासागर ऊपर की तरफ है उसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहा जाएगा, और जो महासागर इस इक्वेटर से नीचे की तरफ है उसे साउथ पैसिफिक ओशन कहा जाएगा।
ठीक है, महासागर एक ही है, उसे दो भागों में बांट दिया गया है। समझ में आया? दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर दिखाई देता है अटलांटिक ओशन, इसमें इक्वेटर भी है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ वाले भाग को हमने अटलांटिक ओशन में नाम दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इक्वेटर के बाद में इसी ओशन के भाग को हमने नाम दिया साउथ अटलांटिक ओशन। अब ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे आपने तो सर 5 भागों में ही बांटा था ओशंस को, अब आपने नॉर्थ और साउथ क्या कर दिया? आप यदि अपनी मैप की किताब को खोलकर देखेंगे तो उसमें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में उत्तर और दक्षिण शब्द लिखा मिलेगा। उससे फिर कहीं आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया कि इनमें उत्तर और दक्षिण क्यों लिखा हुआ है। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बचपन की कुछ यादें आती हैं। कौन सी? हमें दो ठंडे स्थान, ऊपर की तरफ आर्कटिक और नीचे की तरफ अंटार्कटिक, बचपन में बताए गए हैं। हमें बताया गया है कि पूर्वी उत्तरी जो पोल है उस पर आर्कटिक ओशन है, यानी कि हम लोग जिसे ओशन मानते हैं होने के लिए वो बर्फ से ढका हुआ एक स्थान है। अब आप पूछेंगे डिसाइड कर लो, फिर आप उसे पोल कहोगे या ओशन कहोगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। खैर उस सवाल पर लेके चलूंगा, उससे पहले एक बार दक्षिण की यात्रा करते हैं। दक्षिण में आपको एक ओशन दिखाई पड़ता है जिसका नाम है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। आप पूछेंगे सर आपने दक्षिणी पैसिफिक सागर बताया, आपने दक्षिणी अटलांटिक ओशन बताया, अब आप दक्षिणी महासागर भी बता रहे हैं, ये इनसे अलग कैसे है? भाई अलग इसलिए है क्योंकि जब आप अंटार्कटिका के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो अंटार्कटिका कहेगा कि भाई मुझे कैसे याद रखोगे आप कि मुझ तक पैसिफिक ओशन भी आता है, कि मुझ तक अटलांटिक ओशन भी आता है, या फिर मेरे ओशन को एक अलग पहचान मिलेगी? तो बोले आपके ओशन को एक अलग पहचान मिलेगी। ऐसी स्थिति में इस ओशन को नाम दिया गया सदर्न ओशन। समझ में आया? दोबारा देखते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, एक लाइन हमने खींची और अटलांटिक के आसपास के ओशन को हमने सदर्न ओशन नाम दे दिया। मेरा सवाल आपसे है, इस सदर्न ओशन से नीचे यहां अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका, जो कि एक कॉन्टिनेंट है जिस पर पूरे टाइम बर्फ जमी हुई है, जिस पर पूरे टाइम बर्फ जमी हुई है। आपसे सवाल सीधा सा है, बर्फ यहां भी जमी है लेकिन इसे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहा गया। आर्कटिक पर भी बर्फ जमी हुई है, यहां पर भी बर्फ जमी हुई है, लेकिन इसे ओशन ही नाम दिया जा रहा है, कॉन्टिनेंट नाम नहीं दिया गया। यह क्या लफड़ा है? क्या यहां की बर्फ बर्फ नहीं है, या यहां पर बर्फ जमीन नहीं है? क्या कहानी है? यहां तो ओशन बोल रहे हो, यहां अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बोल रहे हो, इसके ऊपर सदर्न ओशन तो है, इधर आप बोल ही नहीं रहे आर्कटिक कॉन्टिनेंट। क्या लगता है आपको? सोमिल जैन, सर एनसीईआरटी बुक से मुगल का पाठ हटा दिया। हाँ, आप किसी मेरी पुरानी क्लास को उठाकर देखिएगा, जो मैंने जितनी जगह की मिडाइवल हिस्ट्री आज तक पढ़ाई है, मैंने कभी मुगल्स पढ़ाई ही नहीं। लग रहा है सुनने वाले ने मेरी सुन ली ध्यान से कि यार कितने पढ़ाना छोड़ दिया है। पूछेगा, इवन लोगों से ये तक पूछेगा कि सर मिडाइवल पढ़ाते हैं क्या? मैं कहता हूं कि मिडाइवल में जो विदेशी आक्रांताओं वाला चैप्टर है पढ़ाना ही नहीं चाहिए। बोले सर पेपर में आता है। मैंने कहा एक दिन हट जाएगा, और आज आप देख रहे हैं कि वो किताब में आता ही नहीं है। हाँ, पुट में बिटेट की तिलावत की। अच्छा चलो, मेरे पढ़ के आ भी नहीं पढ़ेंगे। देखो एक बार सबका मैं विजिबल नहीं हो गया, कमेंट विजिबल करो। तो देखो, हाँ जी, तो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा कि भाई ऊपर आर्कटिक ओशन शब्द है और नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट शब्द है, क्या कारण है कि इसे ओशन कहा गया और इसे कॉन्टिनेंट कहा गया? क्यों नहीं इसे आर्कटिक कॉन्टिनेंट कहा गया? आंसर सुनिए। आपके आंसर की वजह से मैं उम्मीद कर रहा था, आपके आंसर आए नहीं अभी तक। रोहित लिखते हैं कि यहां लैंड नहीं है, यहां ओशन ही है। चलिए मान लेते हैं। और कोई कमेंट हो गया? कोई कमेंट्स एक बार करिए ताकि मुझे पता चले कमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्योंकि बर्फ नहीं लग रही। अच्छा, लैंड नहीं है, केवल बर्फ है। यहां भूमि, हाँ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब कुछ लोग पहचान रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गोलियां दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। भाई देखने को तो नीला रंग कर रखा है, यानी ओशन ही होगा, लेकिन चूंकि नॉर्थ पोल तक पहुंचते पहुंचते ओशन जम जाते हैं। जमने से यहां पर आर्कटिक ओशन बना। सर जम जाते हैं तो क्या हुआ? जमकर ये भी बर्फ है और ये भी बर्फ है। जब बर्फ ये है और बर्फ ये है, इसको ओशन और इसको कॉन्टिनेंट। मैंने कहा मेरे भाई यहां बर्फ जमीन के ऊपर है, यहां बर्फ पानी के ऊपर है। मतलब मैंने कहा आर्कटिक ओशन में नीचे पानी है, ऊपर बर्फ है, यहां नीचे जमीन है, उस पर बर्फ है, जैसे हिमालय पे है। तो इसका मतलब अगर बर्फ को काटा जाए तो बर्फ को काट करके वहां से पानी निकाला जा सकता है। मैंने कहा निश्चित ही वहां से काट कर पानी निकाला जा सकता है। तो कैसे? मैंने कहा आजकल रूस पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो यही है कि रूस इस क्षेत्र में जो भी ड्रिल कर रहा है, उस ड्रिल के माध्यम से जब वो तेल निकालता है तो वो आर्कटिक ओशन में से बर्फ में जहाज चलाकर भेजता है। बर्फ में जहाज? जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे जहाज अवेलेबल हैं विशेष रूप से रूस के पास कि वो बर्फ को काटते हुए पानी में चल सकते हैं। टाइटैनिक मूवी जो थी उसको डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या था? टाइटैनिक जो जहाज था उसके डूबने का कि वो बर्फ से या आइसबर्ग से टकरा गया था। अगर रशिया वाला जहाज होता तो क्या करता? वो बर्फ को ही काट देता। बोल सकता टक्कर तो तब भी हो सकती थी। इनके यहां सिस्टम ये है कि इतना तेज आगे नोक चल रही है उसके कि जो सामने आएगा वो कटता चला जाएगा। और तो और जमी हुई बर्फ को काटते हुए जहाज निकलता है। कभी आपको मैं दिखा दूंगा, सेशन खत्म होने पर भी वो वीडियो दिखा दूंगा किस तरह से काटते हुए यहां पर जहाज निकलते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, यानी बर्फ के नीचे पानी है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। इधर सदर्न ओशन समझ आ गया, इधर आते हैं इंडियन ओशन। ये अपना प्यारा इंडियन ओशन आ गया, इंडिया के आधार पर इंडियन ओशन हो गया। अब हम इधर देखते हैं, यहां पर भी पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है। ठीक है सर, पैसिफिक ओशन आपने इधर भी लिख रखा है, सर आपने पैसिफिक ओशन इधर भी लिख रखा है। मैंने कहा दोनों तरफ पैसिफिक ओशन। मैंने कहा बेटा ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि अर्थ गोल है। अर्थ गोल है, मैप का अर्थ
अर्थ गोल है तो गोल होने पर पैसिफिक ओशन जो आपको इधर दिख रहा है वो उधर तक कंटिन्यू है, क्योंकि ये ग्लोब है। ग्लोब में दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, इस कारण से ये ऐसा दिखाई पड़ता है। जैसे अब देखो मैं आपको दिखाता हूं इंडियन ओशन के साथ साथ ये रहा पैसिफिक ओशन। फिलहाल जो पैसिफिक ओशन आपको विजिबल हो रहा है वो कौन सा वाला है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देखो ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब देखो इसके पास वाला जो ओशन दिख रहा है दैट इज पैसिफिक ओशन, ये दिख रहा साउथ पैसिफिक ओशन विजिबल। अच्छा अब इसी ओशन को मैं थोड़ा सा और रोटेट कर दूं, ये देखो मैंने ज्यादा तेज नहीं चलाया, ये पहुंच गया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ गया, ये रहा देखो ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इसके इधर की तरफ पैसिफिक ओशन, मतलब ये पैसिफिक ओशन आर पार है, कहां से कहां तक है? इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से लेते हुए ये ओशन यूं चल के आता है इधर ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर की तरफ आपको ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया वाला विजिबल हो जाता है। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया इसके साथ में पैसिफिक ओशन है जो इधर की तरफ भी आपको विजिबल होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चमक रहा है बहुत ज्यादा इसलिए दिख नहीं रहा, ऐसा बेटा ये ऊपर से क्या लाइट तो आएगी ही नहीं, इस ग्लोब की देखने का लाइट करना, एक बार लाइट दिखा देता हूं। हालांकि मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, फिर भी चलो मैं इसको दिखा देता हूं। अब दिख जाएगा, अब थोड़ी चमक कम हो गई होगी। देखो भाई ये ऑस्ट्रेलिया विजिबल हो रहा है आपको, कहां गया? ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरी तरफ आपको ये रहा पैसिफिक ओशन, ठीक है पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन इधर आ गया अमेरिका, ये रहा मैक्सिको, ठीक है विजिबल, यानी पैसिफिक ओशन आर पार है। अब हमको ये क्या दिख रहा है यहां पर? हमको मैप पे क्या दिखाया गया है? मैप पे हमें इस तरह से दिखाया गया है कि ये चिपका दिया। इस चीज को अगर मैं एज इट इज बोर्ड पर चिपका दूं 2D में, 3D की चीज को 2D में दिखाऊं तो ऐसा ही विजिबल होगा, ठीक है क्लियर हो गया? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा और गहराई में घुसते हैं। तो हमने अब तक 5 बड़े ओशन को देखा और हमने ये समझने का प्रयास किया कि अर्थ की क्रस्ट पर कॉन्टिनेंट है और ओशन है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम और आगे क्या भाई? ओशन का अब आपने कल को जैसे मैंने कहा ना आपसे कि इंसान ने अर्थ को क्यों बांटा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में क्यों बांटा, डिग्रीज में क्यों बांटा, ताकि उसको पहचान आसानी से मिल सके, इसलिए बांटा, ठीक है साहब? पहचान आसानी से मिल सके इसलिए बांटा। तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है सर अब आपने कल को कह दिया कि मैं तो इंडियन ओशन में हूं, किसी को क्या पता चलेगा कि आप कहां हो? मैंने कहा क्यों सर? हो सकता है आप इंडियन ओशन में बिल्कुल अंटार्कटिका के पास खड़े हो सकता है आप इंडियन ओशन में बिल्कुल इंडिया के पास खड़े हो, सर हमें क्या पता कि आप कहां हो? मैंने कहा अच्छा सवाल है। बोले सर ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने कहा अटलांटिक ओशन में हूं, हमें क्या पता आप साउथ अटलांटिक ओशन में हो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हो? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, हमें तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक जगह बताओगे हमारा उतना काम का रहेगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगर हमको पूरा ही महासागर याद करना पड़ गया तो फिर हमारे लिए क्या फायदा? इसलिए इस महासागर को, जैसे हम लोगों ने कॉन्टिनेंट में हमने बात करी थी नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में हमने 3 सारे देश, बड़े सारे 3 बड़े देश देखे थे, एक कनाडा हो गया, एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, हमने ऐसे देख लिया। ऐसे ही अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर मुसीबत ये होगी कि इनको लोकलाइज्ड तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? लोकलाइज्ड का मतलब हुआ कि इन क्षेत्रों को और स्पेसिफिक एरिया के साथ, जैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो ओशन प्रेजेंट है इन्हें एक बार देखा जाए। कैसे? देखो भाई नॉर्थ पैसिफिक ओशन में यहां पर एक गल्फ दी गई है। अब सर गल्फ क्या होती है? हमने कहा भाई गल्फ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो 3 जगह से लैंड से घिरी हुई हो लेकिन वहां पानी हो, ठीक है दोबारा सुनिए क्या कहा? एक ऐसी जगह है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो। एक बालक कह रहा है कि सर लाइट बंद करने से स्क्रीन अच्छी विजिबल होती है। बेटा अब भी अच्छी विजिबल हो जाएगी, ठीक है लो अब भी अच्छे से देख लो। मैं बोर्ड की ब्राइटनेस बिल्कुल मिनिमम कर दी है। देखो हाँ मुझे देखना ही नहीं चाहते हैं ये लोग, मैं लाइट से तो पूरा दिखता हूं, अदरवाइज बिल्कुल बोर्ड में घुस जाऊंगा। देखो यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको यहां एक गल्फ दिखाई दे रही है, दैट इज गल्फ ऑफ अलास्का। आप पूछेंगे सर हमें ये बात क्यों पढ़नी चाहिए? हमें ये बात इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि कल से जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रत्येक कॉन्टिनेंट के हिसाब से चर्चा करेंगे। ये रहा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जब आप पढ़ोगे तो उस नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की विशेषताएं आपसे डिस्कस होंगी। क्या क्या विशेषताएं डिस्कस होंगी? जैसे नॉर्थ अमेरिका के साथ कौन से समुद्र लगते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में समुद्र है गल्फ ऑफ अलास्का, ये देखिए आपको यहां पर विजिबल हो गया। गल्फ ऑफ अलास्का को देखने के बाद में फिर सवाल बना गल्फ का मतलब क्या होता है? गल्फ का मतलब होता है ऐसा पानी जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। 3 तरफ से जमीन से कैसे? तो मैंने कहा और आसान तरीके से मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो जहां जहां भी आपको गल्फ दुनिया की दिखाई पड़ती है, सबसे ज्यादा चर्चित गल्फ है पर्शियन गल्फ, ये रही जिसे आप फारस की खाड़ी कहते हैं। फारस की खाड़ी में एक तरफ सऊदी अरब वाला लैंड भाग है, एक तरफ इराक वाला, एक वाला ईरान वाला, पानी बीच में है, इसलिए इसे आप गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं। सर गल्फ भी पानी से 3 तरफ से, जमीन से 3 तरफ से घिरी होती है। फिर बे क्या होती है? मैंने कहा अब बे के बारे में देखो। मैंने कहा आप यहां पर बंगाल की खाड़ी देखो, आपको विजिबल हो तो इसे नोटिस करो। यहां पर आपको दिखाई देगा बे ऑफ बंगाल। बंगाल में आपने यहां शब्द सेना, एक का नाम है गल्फ, एक शब्द हुआ बे। ये दोनों ही शब्द एक ही चीज को समझाते हैं। और एक तीसरा शब्द और होता है जिसका नाम होता है बाइट, ये भी उसी को समझाता है। गल्फ, बे और बाइट। क्या कोई भी समुद्र जब 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो तो उसे या तो गल्फ कहेंगे या बे कहेंगे या बाइट कहेंगे। ये उस तरफ के रहने वाले लोग या उधर से निर्धारण करने वाले लोगों का अपना निर्णय होता है। जैसे अलास्का के पास में पानी है तो इसे गल्फ ऑफ अलास्का नाम दे दिया गया। ऐसे ही मैक्सिको, ये मैक्सिको नामक देश है, इसके पास में ये जो गल्फ आपको विजिबल हो रही है इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम दे दिया गया, क्योंकि ये 3 तरफ से लैंड से घिरी हुई है। एक तरफ से ही ये सरगासो सी से जुड़ी हुई है, ये एक तरफ से ही सरगासो सी से जुड़ी हुई है। तो देखिए आपने कैसे कैसे देखा गल्फ ऑफ अलास्का। ऐसे ही यहां पर एक गल्फ और है, उस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये स्पेसिफिक जगह जो है ये आपको अपने मैप में बेहतरीन तरीके से दिख रही होंगी। अगर ये नहीं दिख रही परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं चूंकि नॉर्थ अमेरिका के पानी दिखा रहा हूं तो आप चाहें तो स्पेसिफिक नॉर्थ अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका जो है उसका मैप खोलकर देख सकते हैं, और नहीं तो आप ओशंस को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। आप क्या पाएंगे? ये वाला जो अमेरिका का हिस्सा है जिसे आप अलास्का के नाम से जानते हैं, इसलिए अलास्का के नीचे वाला जो पानी है इसे गल्फ ऑफ अलास्का जानते हैं। सर अलास्का कुछ दिनों पहले भी सुर्खी में रहा था, मैंने कहा बिल्कुल रहा था। अलास्का को बताइए किसकी भूल माना जाता है? एक शब्द है दुनिया में जो कि अलास्का को एक अमेरिकी विदेश मंत्री की भूल के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। शब्द का नाम बताइए क्या है? ठीक है आप तब तक बताएंगे तो मैंने आपको केवल इतना बताना है। अलास्का अमेरिका का 50वां राज्य है, सबसे अंत में बना हुआ राज्य है। अलास्का वो क्षेत्र है जो कि रूस से परचेज किया गया था। ठीक है अच्छा दोनों किताब लेनी है या एक में काम चल जाए? दोनों ही ले लो अंशु बेटा, है ना?
यदि भूमि पानी से घिरी हुई है तो हम उसे प्रायद्वीप और पानी घिरा हुआ है तो हम उसे खाड़ी कहते हैं। ऐसे ही बेटा यहां पर हमने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देख लिया और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद में हाँ जी अगस्त 12 ने सही आंसर लिखा है। इसे सी वर्ड्स फूली के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के एक विदेश सचिव हुआ करते थे सी वर्ड, उन्होंने रूस से इसे परचेज किया था। ये एक बर्फ से ढका हुआ प्रदेश हुआ करता था, इसलिए अमेरिका के लोग उन विदेश मंत्री की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक भूल कर दी अलास्का परचेज करके। लेकिन आज यही अलास्का अमेरिका के लिए भविष्य की संभावना है, क्योंकि अलास्का असल मायने में अमेरिका के लिए अब तेल का बड़ा साधन है और सबसे ऊंचे पर्वत जो अमेरिका के हैं उनका स्थान है। जब हम नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करेंगे तब इसको बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक समुद्र है जिसका नाम लिखा हुआ है सरगासो सी। ये क्या है सर? सरगासो सी। सरगासो सी का नाम सरगासो सी कैसे पड़ा? मैक्सिको का नाम मैक्सिको तो समझ में आ गया, कैलिफोर्निया का नाम कैलिफोर्निया पर पड़ा, ये समझ में आ गया। सरगासो का नाम सरगासो सी कैसे पड़ा? बेटा यहां पर एक एल्गी पाई जाती है, एल्गी। एल्गी उस एल्गी बोले तो शैवाल, जैसे आप लोग जानते हैं ना शैवाल फफूंद, इस प्रकार से शैवाल। कौन सी शैवाल पाई जाती है? उस शैवाल का नाम है सरगासम। सरगासम सरगासम शैवाल पाई जाती है। आप पूछेंगे तो मैं क्या करूं, शैवाल पाई जाती है तो? हमने कहा इसी कारण से इस जगह का नाम सरगासो सी पड़ा। तो सर इस बात से मुझे क्या लेना देना? क्या मुझे ऐसे हर समुद्र में उसका नाम क्यों पड़ा ये याद होना चाहिए? मैंने कहा नहीं भाई, कुछ चीजें चर्चा में हैं अतिरिक्त रूप से, उनके लिए आप इसको जान रहे हैं। अच्छा आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार एक चीज सुनी होगी, क्या कि कई बार यहां पर से गुजरने वाले जहाज जो हैं वो आसमान की जगह समुद्र में जाके गिर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां से पानी का जहाज भी निकलता है तो वो पानी में गिर जाता है। नाम सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। यहां पर बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। यहां पर बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का अजीब रहस्य। कुछ ऐसे कोइंसिडेंस रहे कि यहां से गुजरने वाले पानी के जहाज पानी में ही डूब गए। इस रहस्य के कारण लोगों को यहां से भय बैठ गया और यह जगह बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानी जाने लगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? उन कारणों में से एक कारण इस जगह का सरगासो सी है। कई कारण है यहां पे, उनमें से एक कारण सरगासो सी है। बोले क्यों सर? बोले असल मायने में सरगासो सी के अंदर जो शैवाल पाई जाती है वो पानी के जहाज के अंदर जो पानी को काटने का रोटर चलता है। पानी कैसे कटता है, जहाज कैसे चलता है? आप और हम जब नाव चलाते हैं तो यूं खड़ाऊ मारते रहते हैं, यूं करके पानी से नाव चलाते हैं। कभी पैडल वाली नाव चलाइए, पैडल वाली नाव में पैर से नाव चलाते हैं तो नीचे की तरफ लगे हुए पलटे से जो है ना वो पानी को पीछे फेंक रहे होते हैं। मोटर में क्या होता है, जहाज में क्या होता है? जहाज इतना बड़ा है उसके नीचे भी इसी प्रकार से पानी को पीछे फेंकने के लिए बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं। उन बड़े बड़े यंत्र के जो खड़ाऊ से है ना रोटर्स जो लगी है घूमने वाली, उन रोटर्स में ये शैवाल फंस जाती है और फंसने से वो शैवाल उस रोटर को चलने ही नहीं देती। जहाज चलेगा नहीं और नीचे की तरफ शैवाल इतनी भारी हो जाए कि जहाज सारे तो नहीं डूब रहे, लेकिन कुछ जहाजों का माल पहले ही इतना भरा था कि ज्यादा भर दिया तो डूब जाएगा। वो शैवाल अटकाकर उसे डुबोने का काम करती थी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अकेला कारण नहीं है कि यहां सरगासो सी है इसलिए डूबता है, बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण क्या है? अगर आप इस जगह को ध्यान से देखें सरगासो सी को, तो जो आपने पुरानी क्लासेस में मेरे साथ जानकारी प्राप्त करी है, क्या इक्वेटर के पास से जब आप उठते हैं यहां पर लो प्रेशर जोन होता है इक्वेटर पर, याद है हमने आपको प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाई है। प्रेशर बेल्ट्स में आपको बताया है कि इक्वेटर पर लो प्रेशर जोन होता है। हवा जब लौट कर नीचे आती है तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। हवा के लौट के आने के कारण इस क्षेत्र में आसमान से उतरकर हवाएं तेजी से नीचे की तरफ आती हैं। वो सब जगह ही आती हैं, इन सभी जगह पर। इस वजह से यहां हाई प्रेशर हवा का बनता है। तो देखो सरगासो सी ने अपनी तरफ से पहाड़ को नीचे खींचा, वो मतलब जहाज को नीचे खींचा, ऊपर से हाई प्रेशर विंड्स आ रही थी, उन्होंने उसको नीचे दबाया। देखो कितनी मतलब कैसी कहानी है ये कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां सुनी थी आज तक, लेकिन आपको जब कारण मिले और कारण भी ज्योग्राफी से रिलेटेड मिले तो क्या फीलिंग आएगी? ज्योग्राफी आपको कितने सारे आंसर देती है। मैं क्या बोलता हूं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कहानी, इनमें से कोई भी व्यक्ति एक सब्जेक्ट को भी तसल्ली से पढ़ लेना तो उसको जीवन के बहुत सारे रहस्य खुलते हुए दिख जाते हैं। उनमें से एक है ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है? दो बातें क्लियर हुई। तो पहली चीज तो क्या बनी, यहां पर सरगासम शैवाल, दूसरा हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा कारण यहां पर जब आप ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो ओशन करंट्स यहां पर एक स्पाइरल का निर्माण करती हैं, यानी पानी को गोल गोल घूमने लग जाता है। जैसे हवा का बवंडर बनता है ऐसे इस क्षेत्र में ओशन करंट्स, जब मैं आपको बताऊंगा तो वो ओशन करंट्स इस क्षेत्र के कारण यूं ओशन करंट्स में कब बताऊंगा, जब ये सारी लोकेशंस को आप पहचानने लगेंगे तब जाके ओशन करंट्स आपके काम की रहेगी। तो असल में इस तरफ से इक्वेटर की तरफ से आ रही जो ओशन करंट्स हैं, जब ये यूं जा रही होती हैं और ऊपर से लौटने वाली ओशन करंट्स आ रही होती है तो यहां पर ओशन करंट्स का एक स्पाइरल क्रिएट हो जाता है। ओशन करंट का जो स्पाइरल क्रिएट होता है उससे भंवर अगर पानी का बनता कभी आप देखें तो उसमें कीप जैसी संरचना बन जाती है। कभी फोकस करिएगा, अब आप कभी आप नहाने जाएं तो बाल्टी के पानी में राउंड राउंड घुमाइएगा, स्पाइरल बनाइएगा तो वो बीच में सकरा हो जाता है, कीप जैसा बना लेता है। समझ पा रहे हैं? अगर आप पानी को गोल 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 घुमाएंगे तो बीच में सकरा हो जाएगा। वो जो सकराहट होती है ना अंदर की तरफ, वही सकराहट जो है वो यहां पर पैदा होती है। इंटरेस्टिंग बात, बोलिए इंटरेस्टिंग बात है या नहीं? सरगासो सी समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। सरगासो सी देख लिया हमने, थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए गल्फ ऑफ अलास्का, कैलिफोर्निया सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब देखो इधर की तरफ आपको यहां पर इसको मिटाने का जुगाड़ नहीं होता क्या? पीपीटी में दिक्कत होती है, एक काम करते हैं ना, फिर से दिखाते हैं। और क्या दिमाग पाया हमने, शाबाश। देखो इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखा दिया आपको, गल्फ ऑफ अलास्का दिखा दिए, गल्फ के साथ साथ अब हमने आपको सरगासो सी भी दिखा दिया, बरमूडा ट्रायंगल। अब देखो यहां पर एक जगह लिखी हुई है दैट इज कैरेबियन सी, दिखाई दे रहा है? ये कैरेबियन सी अगर आपको दिखाई दे रहा हो, कैरेबियन सी में वो सारे छोटे मोटे देश हैं, जमैका, क्यूबा, हैती और वो जो भाग के गया ना जहां पे मेहुल चौकसी छुपा है, जगह का नाम बताओ जल्दी से। वो सारे छोटे मोटे देश इसी जगह पर स्थित हैं। बड़ी मात्रा में यहां तूफान आते हैं, बहुत छोटे छोटे अल्प विकसित देश यहां पर स्थित हैं, लगभग 15 से 20 छोटे मोटे देश स्थित हैं। ये इसी कारण से सारे देश संयुक्त रूप से दुनिया के सामने इकट्ठा होकर जाते हैं। सारे के सारे यहां पर कभी दुनिया में एक साथ अगर कहीं कुछ करने जाएं तो इकट्ठे होकर जाते हैं और इसी कारण से यहां पर स्थित देशों को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। कभी मैप में आपने वेस्ट इंडीज नामक दो देश ढूंढा क्या?
आपने वेस्ट इंडीज की टीम तो देखी है मैच में, वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप में खूब कहर मचाया है, भारत के अंदर भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आज तक बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नामक कोई भी आपने देश मैप पर देखा है क्या? बहामास, जमाइका, निकारागुआ, याद आ रहा है? वेस्ट इंडीज असल में कोई देश ही नहीं है। वेस्ट इंडीज कैरिबियन ओशन में स्थित छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वो आइलैंड सब इंडिपेंडेंट नेशन है। वो नेशन संयुक्त रूप से मिलकर मैच खेलने जाते हैं क्रिकेट का, और वहां अपनी टीम का नाम वेस्ट इंडीज रखते हैं। बात क्लियर हो गई? यहां से निकल कर आती है वेस्ट इंडीज की कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, इसी में एक छोटा सा देश जमैका, जहां से उसेन बोल्ट निकल कर आते हैं। हाँ, जब ये देखो एथलेटिक्स में जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे, जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है तो सब मिलकर भेज देते हैं तो वेस्ट इंडीज कहलाता है। ठीक है ना, चलो कोई नहीं। तो अब हमने क्या देख लिया? गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, सरगासो सी। अब देखो यहां से थोड़ा आगे निकले, आपको ना अमेरिका में यहां पर 5 ग्रेट लेक्स आपको दिखाई दे रही हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जिन्हें आप होम्स के नाम से जानते हैं। हम इनको एक एक करके डिटेल में प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर एक खाड़ी दिखाई पड़ती है, ये रही। इस खाड़ी को लॉरेंस, गल्फ ऑफ लॉरेंस कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहां पर जो ओशन करंट्स भी आएंगे, इन जगह को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि कई ओशन करंट्स का नाम इन्हीं पर आधारित होगा। यहां पर एक गल्फ है, उसका नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यहां पर एक समुद्र और दिखाई दे, देखो ये कनाडा का पूरा कटा फटा सा क्षेत्र है। यहां पर एक सी दिखाई दिया, उसका नाम है लेब्राडोर सी। ये जो लेब्राडोर सी है, इसका नाम याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि आगे चल करके मैं एक करंट पढ़ाऊंगा, ओशन करंट, जिसका नाम होगा लेब्राडोर करंट। वो असल में इसी लेब्राडोर सी के कारण होगी। ठीक है, जगह है यहां पर एक स्थित, उसका नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर के कारण इस जगह का नाम लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी से ऊपर आगे चलते हुए यहां पर एक खाड़ी जैसी संरचना, जिसका नाम है बैफिन बे। अगेन बे, बे बोले तो खाड़ी। हमने आपको क्या कहा था? गल्फ, बे और बाइट, तीनों एक ही बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा आ गया? बैफिन बे। आज यह क्लास उन साथियों के लिए यूजलेस है जो मैप लेकर नहीं बैठे, जो ये सोच रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो आने वाले समय पर अपने आप सब सीख जाएंगे, 1% चीज नहीं सीखेंगे। वो सोच रहे हैं अभी कुछ समझने का आएगा, कुछ समझने का नहीं आएगा, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बैठे रहने से बेहतर है अपने मैप में चीजों को रिलेट करें। कई लोग सोचेंगे हम ही पढ़ लेंगे, फिर तो पढ़ लो, फिर इतने दिन से मैप है तो सही आपके पास, आगे भी रहेगा। 5 दिन पढ़ के देख लो, 10 दिन पढ़ के देख लो, कितना पढ़ोगे। मैपिंग की सबसे बड़ी बुरी परेशानी क्या है? जब कोई बोलता है ना तो लगता है कि ये जगह जरूरी है। अगर कोई नहीं बोलता तो छोड़ना क्या मतलब है, मैं क्यों जानूं इस चीज को? मैं तो चिल्ला के बोलता हूं ना, इसके बारे में पढ़ लो, काम आएगा। फिर आप सोचते चल ठीक है, दिमाग में रख लेते हैं। ऐसे आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना होगा। हमें प्रफुल्ल कुमार बिहार पीसीएस के लिए चारों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो जाएंगे, आप यहां से चिंता मत करो। ठीक है, एक कमेंट बार-बार मत लिखो मेरे भाई, आगे बढ़ो। लेब्राडोर सी समझ में आया। फिर आगे डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट से ऊपर आया बैफिन बे। स्ट्रेट क्यों? दो जल को जोड़ने वाला। कौन सा? लेब्राडोर सी और बैफिन बे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां से आगे निकल करके हमने अब नॉर्थ अमेरिका का पूरा चक्कर लगा लिया है। इधर से थोड़ा आगे चलते हुए हम जा रहे हैं तो इस जगह का नाम है ग्रीनलैंड सी। ग्रीनलैंड सी, हाँ भाई, हमने इस क्षेत्र का नाम पढ़ा तो था। क्या नाम था इस क्षेत्र का? ग्रीनलैंड। किसका हिस्सा था ये? डेनमार्क का। ओके, ऐसे ही यहां पर आपको एक क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। देखो ये ग्रीनलैंड सी हो गया। यहां पर एक देश है, उस देश का नाम है नॉर्वे। यहां पर देश है जिसका नाम है स्वीडन, और यहां पर एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे के जस्ट सामने वाले सी को नाम दिया नॉर्वेजियन सी। आप पूछेंगे सर क्या मतलब है इस बात को बताने का? भाई साहब सीख लो। बोले क्यों? मैंने कहा कल को मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्वेजियन करंट, ओशन करंट। आप पूछ रहे थे कई लोग, सर ओशन करंट का चैप्टर दिख क्यों नहीं रहा? मैंने तैयार तो कर लिया, मैंने कहा क्लास में पढ़ाना है इसको, लेकिन मैंने कहा इसमें तो हर जगह मुझे जगह का नाम पहले बताना पड़ेगा, तो पहले जगह खत्म करा लेता हूं इन लोगों की, फिर करंट समझाऊंगा, तब जाके ये रिलेट कर पाएंगे। ये सारे नाम निकलते चले जा रहे हैं। नॉर्वेजियन एक करंट का नाम है, लेब्राडोर एक करंट का नाम है, ये करंट्स के नाम है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसके साथ साथ अब देखो कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर इसको हमें थोड़ा जूम करके दिखाएं। भाई हम आपकी बात से सहमत हैं, पर मुसीबत हमारी कुछ और है। मुसीबत क्या है? यार कुछ तो होता होगा गुरु। यूं पहले होता है, पेन को अगर अनसेलेक्ट करें, पेन को अनसेलेक्ट नहीं कर पा रहे ना हम। भाई हम समझ नहीं पा रहे, इसमें जूम करने का ऑप्शन होता तो था, पीपीटी में तो होता है, और पीडीएफ में तो होता है, पीपीटी है ना? आगे बढ़ो भाई। यहां पर ये नॉर्वेजियन सी हो गया, नॉर्वेजियन सी के साथ साथ ऊपर की तरफ ग्रीनलैंड सी हो गया, इधर की तरफ लेब्राडोर सी, इधर की तरफ बैफिन बे हो गया। ठीक है, सी की कहानी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा इधर और आ जाओ, नॉर्थ अमेरिका पूरा निपट जाएगा। देखो भाई इधर से आते हुए हम आए तो यहां पर हमें फिर एक सी और दिखा, नाम क्या है? बियोफोर्ड सी। नाम क्या है? बियोफोर्ड सी। बैफिन बे समझ में आया? बैफिन बे के बाद में समझना कुछ नहीं था, आपको नाम याद रखना था, और आपको ना लग रहा होगा कि मेरे तो कुछ याद ही नहीं रहा, मैं भी ट्रायल मारूंगा, आपको सब याद है। ठीक है, बैफिन बे, इधर की तरफ एक सी है जिसका नाम है बियोफोर्ड सी। मैं और बोर्ड लिख देता हूं, बियोफोर्ड लिख दूं, चलो जी, बियोफोर्ड सी। ठीक है, ये थोड़ी सी गहराई में फंस करके यहां पर जो फंसा सी उसका नाम बियोफोर्ड सी। ठीक है, इसके बगल में यहां पर एक समुद्र है, उसका नाम है चुकची सी। चुकची, चुकची सी। ठीक है, बियोफोर्ड सी के बगल में, यानी बगल से मतलब उत्तर दक्षिण बोलना पड़ता है, पूरा पश्चिम बोलना पड़ता है, तो पश्चिम की तरफ चुकची सी। पश्चिम की तरफ चुकची सी से उतरकर जब नीचे आओगे तो यहां पर बेरिंग सी। बेरिंग सी कहां है? बेरिंग सी और चुकची सी के बीच में ही तो बेरिंग स्ट्रेट स्थित है। अब पूरी तरह से आपने नॉर्थ अमेरिका के सारे ओशन याद कर लिए। आप में से कुछ लोग बगावती हो जाएंगे, सर हमें तो कुछ याद नहीं हुआ। मैंने कहा एक बार ट्राई मार लेते हैं, किसको क्या याद हुआ ये तो हम देख ही सकते हैं ना। चलो आइए। हाँ, एक बालक कह रहे हैं कि सर पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका का मैप होगा। हाँ बेटा, इसके जस्ट बाद जो है ना नॉर्थ अमेरिका ही, हमने नॉर्थ अमेरिका शुरू इसलिए किया है, आज नॉर्थ अमेरिका की सी पढ़ लो। असल में अब यहां से आगे पहले पूरा नॉर्थ अमेरिका ही खत्म करेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका खत्म करके ही आपको फिर साउथ अमेरिका की यात्रा करेंगे। सातों कॉन्टिनेंट इसी तरह से चलेंगे। ठीक है भाई, नॉर्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ ही चलेंगे। इधर देखो, अब हमने आपके सामने ये दिखाया पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका। जो बातें अब तक बोली कमेंट बॉक्स में डहाकर लिखते जाइएगा। आपको ये पूरा मैप याद हो चुका है, बस आपको ये याद दिलाना है मुझे कि याद हो चुका है। बताओ भाई यहां से शुरू किया था हमने, जल्दी से बताओ इस जगह का नाम क्या है? मैं नंबर लिखता जा रहा हूं, 1
2, नकल मत मारना और चेक करते जाना कि आपको याद हुआ कि नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहां पर 40 नंबर लिखा हूं यार, यहां पे इधर की तरफ 40 नंबर। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। अब देखो, आपको अंदर से अपने दिमाग पर विश्वास होगा, आपको कुछ मैप नहीं देखना है, ये जादू है मैपिंग का, आपके दिमाग में खुद छप जाता है। गल्फ ऑफ अलास्का के बाद में यहां पर, हां भाई कौन सी गल्फ है ये? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये कौन सा सी है? कैरिबियन। कहीं देख थोड़ी रहे हो, सीधा याद आ रहा है? अच्छा, अरे मैं यहां पर भूल गया था, ये 15 नंबर पूछना भूल गया था आपसे। 15 नंबर, इस सी का नाम सरगासो, याद आ गया? अच्छा, इधर वाले को देखो भाई, ये रहा, क्या है ये? सरगासो के बाद में ये वाली जगह याद आ रहा है? सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, याद आ गया? इसके बाद में ये वाला सी, एक डॉग के नाम के ऊपर, लेब्राडोर, सी ऑफ लेब्राडोर। यहां पर बैफिन बे, यहां पर डेविस स्ट्रेट, डन। नेक्स्ट, यहां पर ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड सी, यहां पर नॉर्वे है तो नॉर्वेजियन सी, यहां पर इस जगह क्षेत्र में बियोफोर्ड सी, यहां पर चुकची सी, यहां पर ये 40 नंबर जो मैं लिखा था जो यहां से है, बेरिंग सी, बेरिंग सी और चुकची सी, इन दोनों को जोड़ने वाला बेरिंग स्ट्रेट, इन दोनों को जोड़ने वाला बेरिंग स्ट्रेट। अब एक बार के लिए मुझे बता दो, थोड़ा बहुत अंदर से विश्वास जगा। देखो, है पूरी तरह ही रखने वाली चीजें और इतनी ही आराम से आप चलेंगे, आराम से हम इसे खत्म करेंगे। क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दो कैसा रहा ये सेशन आपका। पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है, इसका पता नहीं चलता। इतना ही याद करना है आपको। और इन केस आपको ऐसा लगता है ना कि आपका इस चीज को याद करने में समय खर्च हो रहा है, इतना टाइम तो मुझे है ही नहीं, मुझे देना ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लाइव सेशन ही देखो, रिकॉर्डेड में देखोगे, हो सकता है आप 2x स्पीड पर देख ले, 3x स्पीड पर देख ले। मैं 2x और 3x स्पीड पर नहीं बता सकता, मुझे तो ये सब याद है, मैं तो 5 मिनट में ये सब खत्म करा सकता हूं, पूरे मैपिंग किलो खत्म। लेकिन मुझे आपकी स्पीड पर जो नया बंदा जुड़ रहा है, जिसको पढ़ना है, जिसको कि डे 1 से चीजें याद करनी है, मुझे उनके हिसाब से चलना होता है ना। तो हो सकता है आपको 15 मिनट में हो जाए काम। क्यों? क्योंकि आपका जैसे सेशन खत्म हो, आप लाइव मत पढ़िए, फिर आप उसे रिकॉर्डेड पढ़िए। रिकॉर्डेड में 4x की स्पीड पर डालिए मोबाइल पे और धड़ सारा खत्म, 15 मिनट में सेशन खत्म। वो आपके ऊपर है, आप 15 मिनट में उसको रिटेन कर पाते हैं या नहीं। अभी भी बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि हमें तो अभी भी याद नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आ गया? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं और मैं कोशिश करूंगा रात को एक बार फिर से लाइव आने की।